हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का 6वां वीडियो जारी करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे। यहाँ से वास्तव में केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। आज हम पढ़ेंगे उन नियमों के बारे में जिन नियमों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएँ जिन नियमों का पालन करती हैं उन नियमों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वो नियम कहलाते हैं रासायनिक संयोग के नियम, अर्थात वे नियम जो कोई रासायनिक अभिक्रिया फॉलो करती है या जिन नियमों पर कोई रासायनिक अभिक्रिया आधारित होती है वे नियम कहलाते हैं रासायनिक संयोग के नियम। इन पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो नियम है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या इसी का दूसरा नाम है पदार्थ की अविनाशिता का नियम। यह नियम क्या कहता है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम रसायन विज्ञान की भाषा में किस प्रकार से कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का द्रव्यमान बनने वाले क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, A + B ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है? मान लीजिए C + D। तो इस स्थिति में A + B का जो योग होगा, अर्थात दोनों पदार्थों के द्रव्यमानों का जो योग होगा वो C और D के द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक थे लैंडोल्ट। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से द्रव्य की अविनाशिता का नियम या इस नियम की पुष्टि होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक H आकार की नली ली। इस प्रकार से एक H आकार की नली ली जिसके एक भाग में NaCl भर दिया और दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट भर दिया। और ये एपरेटस बनाने के बाद इस एपरेटस का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। द्रव्यमान ज्ञात करने के बाद इसको तिरछा किया गया। तो जैसे इसे तिरछा किया गया ये दोनों केमिकल आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए और जब दोनों केमिकल आपस में मिले तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और उत्पाद बन गया। इसके बाद हमने पुनः इस यंत्र का द्रव्यमान लिया तो हम क्या देखते हैं, जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान बाद में भी प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ना तो पदार्थ उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। इसे देखते हैं, जैसे NaCl और AgNO3 जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, NaNO3 बनता है और AgCl अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न हो रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से पहला नियम कंप्लीट होता है जो कि है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। इसके बाद हम दूसरा नियम देखते हैं जो कि है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम 1799 में प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया था और यह नियम क्या कहता है, किसी भी पदार्थ में जो उसके अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में उपस्थित या निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसी नियम को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, अर्थात किसी भी पदार्थ में उसके अवयवी कणों का या उसमें उपस्थित तत्वों का जो भारात्मक अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित होता है, चाहे उस पदार्थ को किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जल H2O को हम चाहे जल को हम चाहे
कुएं से प्राप्त करें, नदी से प्राप्त करें, समुद्र से प्राप्त करें, कहीं से भी हम जल को प्राप्त करते हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होता है वह हमेशा निश्चित होता है। जैसे कि इसको समझें, जल का परमाणु द्रव्यमान होता है 18 किस प्रकार से होता है, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इस प्रकार से टोटल H2O का जो अणु द्रव्यमान होता है वो होता है 18। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए हमने लिया 2, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16। तो इस प्रकार से कुल H2O का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 18 AMU, और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना है, 2:16, या इसको सरल अनुपात में हम लिखते हैं तो कितना होगा, 1:8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल का कोई भी नमूना हम लें, चाहे नदी से लें, तालाब से लें, समुद्र से लें, हर सैंपल में या हर नमूने में जल के अणु में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात है वह हमेशा 1:8 ही रहेगा। इसी को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। एक इसको दूसरे उदाहरण से देखते हैं। जैसे CO2 है, CO2 को हम प्राप्त करें कैल्शियम कार्बोनेट को जला के या श्वसन क्रिया में उत्पन्न कराएं, किसी भी स्थिति में हमें CO2 प्राप्त होगी, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना होगा, 12:32, और इसको सरल करते हैं तो क्या होगा, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें किसी से भी प्राप्त हो, किसी भी विधि द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्राप्त करें, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो भारात्मक अनुपात होगा वह हमेशा 3:8 ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा नियम कंप्लीट होता है, स्थिर अनुपात का नियम। इसके बाद आता है तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम, जिसे सन 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। यह नियम क्या कहता है कि विभिन्न तत्व आपस में क्रिया करते हैं और भिन्न भिन्न अनुपातों में वो आपस में क्रिया कर सकते हैं, भिन्न भिन्न अनुपातों में क्रिया कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इसी के साथ साथ एक और यौगिक बनता है जो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, CO2। तो इसमें हम देखते हैं पहले यौगिक में 1 ऑक्सीजन लिया गया, दूसरे यौगिक में 2 ऑक्सीजन लिए गए, तो इनके मध्य क्या अनुपात आया, 1:2, 1:2। यहीं से ये नियम प्रतिपादित होता है, यहीं से इसकी नींव रखी जाती है, और ये नियम कहता है कि यदि किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा, ये देखिए कार्बन की एक निश्चित मात्रा, और यहाँ ये ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न अनुपातों से संयोग कर रही है, अर्थात जब 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करके, नियम को ध्यान से सुनें, जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, हमेशा सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में होती हैं। इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया करके बहुत से यौगिक बनाते हैं, जैसे कि N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाती हैं। पहला जो यौगिक है इसमें हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात, तो कितना है, 14 दूनी 28, 28:16, ये होगा 14:16, यहाँ होगा 28:16 × 48,
यहाँ 28 अनुपात 16 चौके 64 और यहाँ 28 अनुपात 80। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसे भी हम 28 में ही बदल लें तो ये हो जाएगा 28 अनुपात 32। तो हम क्या देखते हैं, क्या अनुपात आ रहा है, 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। यदि हम इन सभी अनुपातों को 1 से भाग दे दें, 16 से भाग दे दें तो क्या सरल अनुपात आ जाएगा। देखें, 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। यदि इस अनुपात में हम 16 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं जो कि नाइट्रोजन की एक निश्चित मात्रा से संयोग कर रही हैं, हमेशा एक सरल अनुपात में होती हैं। इसे कहते हैं सरल अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम। इसके बाद चौथा नियम है गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, जो कि गै-लुसाक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने बताया कि विभिन्न गैसें आपस में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं और जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके मध्य में एक सरल अनुपात होता है, और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो क्रियाकारक और उत्पादों में सभी में एक सरल अनुपात होता है। इसे कहते हैं गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये एक गैस है, और क्लोरीन ये भी एक गैस है, और जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो HCl बनता है, यह भी एक गैस है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, HCl शुद्ध अवस्था में एक गैस ही होती है। जब इसे जल में घोला जाता है तो यह HCl अम्ल बन जाता है। जल में उच्च घुलनशीलता के कारण यह बहुत अधिक सांद्रता से जल में घुल जाती है और HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, किंतु शुद्ध अवस्था में यह सामान्य तापमान पर गैस अवस्था में होती है और इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसें आपस में क्रिया करके HCl बनाती हैं, जो कि एक गैस है, तो इस स्थिति में तीनों के मध्य एक सरल अनुपात होता है, जो क्या होगा, देखिए, हाइड्रोजन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल और HCl के 2 मोल। तो इस प्रकार हम देखते हैं तीनों के मध्य एक सरल अनुपात है, जो कि है 1 अनुपात 1 अनुपात 2। यही इस नियम का स्टेटमेंट है, जो कहता है कि जब विभिन्न गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके मध्य में एक सरल अनुपात होता है, और जब उनसे बनने वाला उत्पाद भी गैस होता है तो वह भी सरल अनुपात में ही होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चारों नियम समझ में आ चुके होंगे। यदि इससे संबंधित आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो मुझे आप फोन कर सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब के बटन पर जाकर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी ज्ञान गंगा के साथ स्नान करते चलें। धन्यवाद।